हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर देखेंगे दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक की सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो सारे हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, बस आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक एक क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने 1 दिसंबर 2022 को कितनी अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभाल ली है भारत ने, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। G20 का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो 1 साल के लिए होता है, तो भारत के पास G20 की अध्यक्षता होगी 1 साल के लिए, यानी कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर 2023 तक टोटल पूरा 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता भारत के पास होगी। इस दौरान देश के तमाम शहरों में G20 की जो मीटिंग्स हैं वो आयोजित की जाएंगी। विश्व एड्स दिवस 2022 का विषय क्या है? जो वर्ल्ड एड्स डे होता है ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स बीमारी की रोकथाम और इसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये जिस वायरस के चलते होती है उसको बोलते हैं HIV वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? इस बार की थीम रखी गई है इक्वलाइज, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा राज्य है जो कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हर साल 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है नागालैंड राज्य का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर सन 1963 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड जो स्थापना दिवस होता है जिस दिन, यानी कि 1 दिसंबर को, तो इससे लेकर के अगले 10 दिनों तक यानी कि 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल होता है इस दौरान, जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड के अंदर 10 दिनों तक मनाया जाता है, 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के बारे में है। 1 दिसंबर 2022 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागालैंड के स्थापना दिवस के दिन ये शुरू होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में पूरे 10 दिनों तक चलता है। तो इस बार इसका उद्घाटन किया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नागालैंड। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 तो होते हैं अस्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर, जिनके नाम आपको पता होंगे, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। बाकी इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और ये जो अस्थायी सदस्य हैं इनको 2-2 साल के लिए चुना जाता है। 2 साल के लिए इनको चुना जाता है। भारत को भी आज के समय अस्थायी सदस्यता इसमें प्राप्त है। 2021 और 2022 इन दोनों सालों के लिए भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि दिसंबर महीने में समाप्त होने वाली है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि कौन यूएनएससी की अध्यक्षता संभालता है? तो उसके लिए जो नियम है उसके तहत 1 महीने के लिए अध्यक्ष चुना जाता है इनमें से किसी एक कंट्री को। तो 15 में से कोई एक कंट्री जो है 1-1 महीने के लिए अध्यक्ष बनता है। तो पूरे 2 साल के भारत के इस टाइम पीरियड के दौरान भारत को 2 बार इसकी अध्यक्षता मिली थी। एक तो 2021 में, यानी कि अगस्त महीने के अंदर, अगस्त 2021 में भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी, और अभी दिसंबर 2022 के अंदर भी यूएनएससी की अध्यक्षता भारत को मिली है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत। 1 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और यहाँ पर डीजी यात्रा नाम की सुविधा शुरू की गई है।
तो इसके तहत यात्रियों की जो जांच है वो फेस रिकॉग्निशन तकनीक से की जाएगी, यानी कि यात्रियों को एंट्री के टाइम पर अपना आईडी कार्ड और बोर्डिंग पास ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए उनकी पहचान कर ली जाएगी। तो इस डीजी यात्रा सुविधा को शुरू किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इन्होंने हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसको शुरू किया है। वैसे अब ये 3 शहरों के अंदर शुरू हो चुकी है। तो कौन कौन से शहर हैं? एक तो दिल्ली का ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और दूसरा है बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो बेंगलुरु के अंदर भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा वाराणसी के अंदर भी ये शुरू हो चुकी है। तो 3 शहरों के अंदर ये शुरुआत में स्टार्ट की गई है, बेंगलुरु, वाराणसी और नई दिल्ली। फिर धीरे धीरे करके इसको और भी शहरों के जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर इसको शुरू किया जाएगा। अभी के लिए इसको जो घरेलू फ्लाइट्स हैं उन्हीं के लिए शुरू किया गया है, बाद में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस दिन से खुदरा क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू की है? तो होलसेल सेगमेंट के लिए पहले ही शुरू किया गया था, अब रिटेल सेगमेंट के लिए भी शुरू कर दिया गया है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 दिसंबर 2022। इससे जस्ट 1 महीने पहले यानी कि 1 नवंबर 2022 को होलसेल सेगमेंट के लिए डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई थी, और अभी 1 दिसंबर 2022 को रिटेल सेगमेंट के लिए भी इसको शुरू कर दिया गया है। आपको पता होगा इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था कि भारत अपनी खुद की डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा, जिसका नाम होगा ई रूपी, और अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में 1 दिसंबर को भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो रेवेन्यू सेक्रेटरी हाल ही में नए बन गए हैं संजय मल्होत्रा। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स रोग के लिए किस नए नाम की सिफारिश की है? तो जो मंकी पॉक्स बीमारी है इसके लिए हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने एक नया नाम रेकमेंड किया है, जो कि है एम पॉक्स। तो मंकी पॉक्स बीमारी को अब एम पॉक्स के नाम से भी जाना जाएगा। हालांकि 1 साल के लिए ही ये दोनों नाम यूज किए जा सकेंगे, उसके बाद सिर्फ इसको एम पॉक्स के नाम से ही जाना जाएगा। डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके जो इस समय महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस एधनोम। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल सन 1948 को, और इसी कारण से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नासा के उस अंतरिक्ष यान का नाम आपको बताना है जिसको आर्टेमिस 1 मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। आर्टेमिस प्रोग्राम जो है ये नासा का प्रोग्राम है, जिसके तहत नासा ने योजना बनाई है कि फिर से इंसानों को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत 3 मिशन हैं। आर्टेमिस 1 हाल ही में लॉन्च किया गया था, जिसमें इंसान शामिल नहीं थे, यानी कि इसमें किसी भी इंसान को नहीं भेजा गया था। इसका काम सिर्फ यह था कि ये चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगा करके ये धरती पर वापस आ जाएगा, और ये सक्सेसफुली अब धरती पर वापस आ भी चुका है। तो इसमें जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था उस स्पेस क्राफ्ट का नाम है ओरियन। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी ओरियन स्पेस क्राफ्ट को आगे चल करके इसी में इंसानों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने सिंधुजा नामक एक उपकरण विकसित किया है जो कि समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि सी वेव्स यानी कि जो समुद्री लहरें होती हैं उनके इस्तेमाल से बिजली जनरेट कर सकता है। तो जैसे समुद्री लहरें ऊपर नीचे होंगी उसी से ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको नाम दिया गया है सिंधुजा, जिसका मतलब होता है जो चीज़ समुद्र से उत्पन्न हो उसको बोलते हैं सिंधुजा। प्रसिद्ध पुस्तक सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सिटी ऑफ जॉय नाम की जो बुक है इसको लिखा था एक फ्रांसीसी लेखक ने जिनका नाम है डोमिनिक लैपियरे, और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। डोमिनिक लैपियरे जो हैं ये फ्रांस के लेखक थे, ये आपको याद रखना है। इन्होंने भारत के ऊपर 2 किताबें लिखी थी, एक तो सिटी ऑफ जॉय और दूसरी थी फ्रीडम एट मिडनाइट।
इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी, जैसे कि इज पेरिस बर्निंग या ओ जेरूसलम। लेकिन भारत पर आधारित इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसके चलते इनको साल 2008 में भारत सरकार ने देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान भी दिया था, पद्म भूषण। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इनका नाम है डोमिनिक लैपियरे। 1 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बीएसएफ का जो स्थापना दिवस होता है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर सन 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल, यानी कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत की रक्षा करते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि बीएसएफ की जो स्थापना है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था 1965 में, उसी के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। सीमा सुरक्षा बल की 58वीं स्थापना दिवस परेड किस राज्य के अंदर आयोजित की गई है? तो इस बार बीएसएफ की जो 58वीं स्थापना दिवस परेड हुई है, इसका आयोजन किया गया था पंजाब राज्य में, और ये पहली बार था जब पंजाब के अंदर बीएसएफ की परेड का आयोजन किया गया है। पंजाब के अंदर आपको पता है अमृतसर के अंदर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में है, ये हाल ही में एक और कारण से न्यूज में थी, क्योंकि इस बार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं उसमें इसको सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास संगम का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो संगम नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला एक ज्वाइंट नेवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है। इस बार इसका आयोजन भारत की मेजबानी में हुआ है, तो गोवा राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। भारत और अमेरिका के बीच में होता है और गोवा के अंदर इस बार इसका आयोजन किया गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो ये एक साहित्यिक पुरस्कार है। इस बार ये दिया गया है मशहूर लेखक शेखर पाठक को। शेखर पाठक जो है, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इनकी बुक का नाम है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। तो ये जो बुक है ये चिपको आंदोलन के ऊपर लिखी गई है, जो कि आप जानते हैं पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन था। तो चिपको मूवमेंट पर ये जो बुक लिखी गई है, इसके लिए शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। 2 से लेकर के 7 दिसंबर तक निम्न में से कौन से शहर के अंदर दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन किया गया है? तो जो दिव्य कला मेला हुआ है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो दिव्यांग उद्यमी हैं, जो दिव्यांग कारीगर हैं, उनके लिए ये आयोजित किया गया था। तो वो अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते थे और अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों को यहाँ पर बेच सकते थे। तो दिव्य कला मेला कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है इंडिया गेट नई दिल्ली के पास में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो उसने इसका आयोजन किया है और इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इस इवेंट का उद्घाटन किया था। भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपाओं की पहली बैठक 4 से लेकर के 7 दिसंबर तक किस शहर में आयोजित की गई है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि G20 ग्रुप जो है, इसकी अध्यक्षता भारत ने संभाल ली है 1 दिसंबर 2022 को। तो अब भारत की अध्यक्षता में अगले 1 साल के अंदर लगभग 200 से भी ज़्यादा इवेंट जो हैं, 200 से भी ज़्यादा बैठक आयोजित की जाएंगी भारत के अलग अलग शहरों में। तो G20 के जो शेरपा हैं, जैसे भारत में हैं अमिताभ कांत जो हैं, ये भारत की तरफ से G20 के शेरपा हैं। इसी तरीके से बाकी जो G20 कंट्रीज हैं, जो वहाँ के जो शेरपा हैं, उनकी हाल ही में बैठक हुई भारत की अध्यक्षता में पहली बार, और इसका आयोजन किया गया था उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो इसी तरीके से भारत के अलग अलग शहरों में जो G20 की मीटिंग्स हैं, वो आने वाले समय में आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी सन 2005 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर।
ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ये जो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग होती है, इससे पता चलता है कि किस देश में हवाई यात्रा करना कितना ज़्यादा सुरक्षित है। तो इस बार के ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत को 48वें स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं 2018 के अंदर भारत की रैंक थी 102 और धीरे धीरे यहाँ पर 2022 में भारत की रैंक हो चुकी है 48। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर 1 पर कौन सा देश है, यानी कि किस कंट्री के अंदर जो हवाई परिवहन है वो सबसे ज़्यादा सेफ है, तो वो कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर को इस इंडेक्स के अंदर नंबर 1 स्थान मिला है। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने इसको जारी किया है, तो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, उसी ने इसको जारी किया है, जिसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग से विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो डिपार्टमेंट होगा, ये स्पेशली जो दिव्यांग लोग हैं राज्य के, उनके कल्याण के लिए, उनके बेहतरी के लिए काम करने के लिए बनाया गया है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किए गए ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स 2022 में भारतीय शहरों के बीच कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स जो है, इसको नाइट फ्रैंक नाम की संस्था ने जारी किया है, जो कि लंदन के अंदर बेस्ड है। और इस इंडेक्स के अंदर भारत के टोटल 3 शहरों को शामिल किया गया है, मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली। इनमें भी सबसे ऊपर है मुंबई, क्योंकि मुंबई की रैंक है 22वीं। इसके बाद बेंगलुरु की रैंक है 27th 27वीं और नई दिल्ली की रैंक है 36th 36वीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें टॉप पर कौन सा शहर है, यानी कि रैंक 1 कौन से शहर की आई है, तो वो शहर है दुबई। हाल ही में किस भारतीय आध्यात्मिक नेता को द एमिसेरी ऑफ पीस पुरस्कार जो है, ये अमेरिका के अंदर प्रदान किया गया है? तो भारत के एक आध्यात्मिक नेता हैं जिनका नाम है श्री श्री रविशंकर। इनको हाल ही में अमेरिका के अंदर द एमिसेरी ऑफ पीस पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार कौन देता है? अमेरिका के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम। नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम अमेरिका की संस्था है और इसी ने श्री श्री रविशंकर को शांति को बढ़ावा देने के लिए द एमिसेरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया है। विश्व बैंक ने भारत के लिए 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को संशोधित करके कितने % तक बढ़ा दिया है? तो वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगी 6.9% इन करंट फिस्कल ईयर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर बेस्ड है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स जो है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसके मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होने वाली है 7%। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है 6.9% और जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स है इसने बोला है 7%। जबकि जो भारत की आरबीआई है, आरबीआई का कहना है 6.8%। तो ये सभी आपको याद रखना है। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है इस बार की, ये इसका 7वां संस्करण हुआ है जो कि आयोजित किया गया नई दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो इसको आयोजित करता है एक संस्था के सहयोग से, जिसको बोलते हैं कार्नेगी इंडिया। तो कार्नेगी इंडिया और भारत का जो विदेश मंत्रालय है, दोनों मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। 2022 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। निम्न में से कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 जीत ली है? जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है, ये भारत के अंदर क्रिकेट का एक घरेलू टूर्नामेंट होता है और इस बार इसको जीत लिया है सौराष्ट्र टीम ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। जो सौराष्ट्र टीम है, इसने दूसरी बार ये खिताब जीता है और इसने फाइनल में इस बार हराया है महाराष्ट्र की टीम को। इस बार की विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि आप सभी जानते हैं अहमदाबाद के अंदर स्थित है। ग्लोबल बैंकिंग समिट के अंदर
भारतीय खंड के लिए किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? तो ग्लोबल बैंकिंग समिट जो है इसका आयोजन हाल ही में लंदन के अंदर किया गया था और इस समिट के दौरान दुनिया भर के अंदर जो बैंक हैं उनको सम्मानित किया गया है। अलग अलग देशों के जो बैंक हैं उनको बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो भारतीय सेक्शन में यानी कि जो भारत की बैंकें हैं उनमें बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है केनरा बैंक को। केनरा बैंक ने ये अवार्ड जीता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे किस दिन मनाया जाता है? तो मृदा यानी कि मिट्टी के बचाव के लिए यह दिवस होता है और ये हर साल मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इस बार इसका विषय है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, यानी कि मिट्टी जहां से भोजन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में कौन कौन से डेज बनाए गए हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में कई सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इनमें से जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले तो चीता भारत में नहीं थे, लेकिन इसी साल आपको पता होगा अफ्रीकी देश नामीबिया से भारत के अंदर 8 चीतों को लाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस ये 4 दिसंबर को होता है। 4 दिसंबर को ही भारत का नौसेना दिवस भी मनाया जाता है, भारत में नौसेना दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 3 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और भारत के अंदर होता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। एड्स बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस होता है। इस बार की इसकी थीम है इक्वलाइज। फिर 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, यानी कि वॉलंटियर्स के लिए यह दिवस होता है और इसकी थीम है सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे ये हर साल मनाया जाता है 5 दिसंबर को और इसकी थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। देन इसके बाद 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। ये भारत में मनाया जाता है। इसी तरीके से 7 दिसंबर को ही एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इसकी इस बार थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि मिस्र में आयोजित किए गए ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2022 किसने भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है? एक्चुअल में ये जो निशानेबाजी का प्रेसिडेंट्स कप हाल ही में हुआ है इसका आयोजन किया गया था मिस्र की राजधानी कायरो में और इस टूर्नामेंट के अंदर भारत ने सिर्फ 2 मेडल जीते हैं। सिर्फ 2 मेडल। इनमें से एक तो गोल्ड मेडल है और एक सिल्वर मेडल। जो गोल्ड मेडल है इसको जीता है रुद्राक्ष पाटिल ने। ये भारत के बहुत ही मशहूर निशानेबाज हैं रुद्राक्ष पाटिल। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है। और दूसरा जो सिल्वर मेडल जो जीता है उनका नाम है, वो महिला है अंजुम मौदगिल। अंजुम मौदगिल भी भारत के एक फेमस निशानेबाज हैं और इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया था कि एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा रुद्राक्ष पाटिल। 3 से लेकर के 6 दिसंबर तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लूजोफोन महोत्सव आयोजित किया गया है? अगर आप यहाँ पर लूजोफोन का मतलब जानते होंगे तो इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं। लूजोफोन ऐसे लोगों को बोला जाता है जो कि या तो पुर्तगाली भाषा उनकी नेटिव लैंग्वेज है या फिर वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। तो लूजोफोन ऐसे लोगों को बोला जाता है। तो उनका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ है गोवा राज्य के अंदर। गोवा में आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पुर्तगाली भाषा बोलते हैं क्योंकि लंबे समय तक गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय लूजोफोन महोत्सव जो है ये हाल ही में गोवा के अंदर ही हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन किसने किया है तो भारत के अंदर जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, यानी कि वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों के साथ में भारत के जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये संस्था काम करती है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो इसके और गोवा सरकार के सहयोग से यह इवेंट आयोजित किया गया था।
गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने इस इवेंट का उद्घाटन किया था। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो युद्ध अभ्यास नाम की जो एक्सरसाइज होती है ये भारत और अमेरिका की आर्मी के बीच में होती है। इस बार इसका 18वां संस्करण आयोजित किया गया है उत्तराखंड के औली में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 5 दिसंबर 2022 को बाजरा स्मार्ट पोषक खाद्य कॉन्क्लेव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो बाजरा, जिसको अंग्रेजी में मिलेट्स बोला जाता है, इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में ये एक इवेंट था जिसका आयोजन किया गया है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। साथ ही में एपेडा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एपेडा के सहयोग से इसका आयोजन किया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि भारत के प्रस्ताव पर ही जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसने साल 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष डिक्लेयर किया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। संगीत, कला और साहित्य महोत्सव स्वर धरोहर का आयोजन 2 से लेकर के 4 दिसंबर तक कौन से स्थान पर किया गया है? तो म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर का फेस्टिवल होता है स्वर धरोहर, और इसको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके द्वारा ये आयोजित होता है। इस बार ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित की गई है? तो एशिया लेवल पर बैडमिंटन के अंदर जो जूनियर चैंपियनशिप होती है इस बार इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड के अंदर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत ने कुल 5 मेडल जीते हैं, जिसमें से भारत ने गोल्ड मेडल तो एक भी नहीं जीता है। सिल्वर मेडल यहाँ पर भारत ने 3 जीते हैं और ब्रॉन्ज मेडल भारत ने 2 जीते हैं। तो इस तरीके से भारत ने कुल मिलाकर के 5 पदक यहाँ पर जीते हैं। इनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। उत्तराखंड की सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्रसून जोशी को। भारत के मशहूर कवि और लेखक प्रसून जोशी जो हैं ये उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। 2 और 3 दिसंबर को पहला सिलहट सिलचर महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किया गया है? सिलहट नाम की जो जगह है यह है बांग्लादेश के अंदर, और सिलचर नाम की जो जगह है यह है भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में। तो असम के अंदर ही हाल ही में ये इवेंट हुआ था, पहली बार हुआ है सिलहट सिलचर महोत्सव। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव पहली बार हुआ है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। आपको बता दूं कि असम राज्य के अंदर जो IIT गुवाहाटी है, IIT गुवाहाटी, यहाँ पर हाल ही में एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था जिसका नाम है परम कामरूप। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम कामरूप नाम का एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है IIT गुवाहाटी में, जिसका उद्घाटन किया था भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि असम सरकार ने मिशन भूमिपुत्र की भी शुरुआत की है। मिशन भूमिपुत्र की शुरुआत की है असम सरकार ने। 1 जनवरी 2023 को भारत कितनी अवधि के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो वासेनार अरेंजमेंट जो है इसकी स्थापना हुई थी साल 1996 के अंदर, और इसमें मेंबर कंट्रीज की जो टोटल संख्या है वो है 42। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो 42वां मेंबर बना था वो भारत ही है। साल 2017 में भारत ने इसको ज्वाइन किया था और भारत इसका 42वां सदस्य देश बना था। हाल ही में इसकी जो वार्षिक बैठक होती है इस बार उसका आयोजन किया गया था वियना के अंदर, और उस बैठक के अंदर यह फैसला लिया गया कि 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता संभालेगा। तो 1 जनवरी 2023 को वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता भारत को मिल जाएगी और वो 1 साल के लिए रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के अंदर जो 75 जिले हैं तो हर एक जिले के अंदर किसी एक स्पोर्ट की पहचान की जाएगी। इसी के तर्ज पर पहले शुरू किया गया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, और अब उसी की तर्ज पर शुरू किया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया है?
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो होता है ये हरियाणा के द्वारा आयोजित किया जाता है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो भी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। यहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये एक संवैधानिक निकाय है और हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो पुरुषों के फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बन गई हैं स्टेफनी फ्रापर्ट। ये कौन से देश से हैं ये भी आपसे पूछा सकता है। ये फ्रांस की है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है कतर के अंदर तो उसी में नीदरलैंड और लाटविया के बीच में एक मैच हुआ था और उसी मैच के अंदर इन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई। हाल ही में किस राज्य ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान की शुरुआत की है। तो राज्य से एनीमिया को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए हाल ही में ओडिशा की सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है अम्लान कार्यक्रम। अम्लान का फुल फॉर्म भी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। तो एनीमिया को ओडिशा राज्य से समाप्त करना है, इसी उद्देश्य के साथ में अम्लान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आरबीआई ने दिसंबर 2022 में रेपो रेट को 35 आधार अंकों से बढ़ा करके कितने % कर दिया है। तो जो पॉलिसी रेपो रेट होती है इसको हाल ही में 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया है यानी कि 0.35% की वृद्धि की गई है। तो पहले थी 5.9%, अब हो चुकी है 6.25%। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी अपडेटेड रेट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि ये 3 तो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि रेपो रेट है 6.25%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और बैंक रेट है 6.5%। बाकी भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से ये सभी पूछा जाता है। हाल ही में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो आरबीआई जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है इसका अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 6.8%। पहले ये अनुमान आरबीआई ने दिया था 7%, लेकिन अब इस अनुमान को कम करके कर दिया गया है 6.8%। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर है और आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा 2022 के लिए कौन से शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो इस बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या किया था, पब्लिक वोट कराया था, यानी कि लोग खुद वोट कर सकते हैं कि कौन से शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाए। तो इस बार वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है गॉब्लिन मोड को। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जिसने अपनी खुद की मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी लॉन्च की है ये राज्य है मेघालय। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और यहीं पर हाल ही में सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का दूसरा संस्करण मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया गया था। बीबीसी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं। तो बीबीसी के द्वारा दुनिया की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स की लिस्ट हाल ही में जारी की गई है साल 2022 के लिए और इस पूरी लिस्ट में भारत की 4 महिलाओं को जगह मिली है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की जिन 4 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है उनमें से एक तो है प्रियंका चोपड़ा जो कि भारत की मशहूर अभिनेत्री हैं। फिर गीतांजलि श्री, ये एक फेमस राइटर हैं और आपको पता होगा इसी साल इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका जो नॉवल है टॉम्ब ऑफ सैंड उसी के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस बार दिया गया था। फिर सिरिसा बांदला, ये एक मशहूर अंतरिक्ष यात्री हैं और आपको पता होगा ये कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो कि अंतरिक्ष में गई हैं। फिर स्नेहा जावले, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इन 4 लोगों को बीबीसी की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। दिसंबर महीने में हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव के अंदर किस पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है।
तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हाल ही में इलेक्शन हुआ है। आपको बता दूं कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर टोटल वार्डों की संख्या है 250। तो 250 सीटों पर हाल ही में चुनाव करवाया गया था और इसमें सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने कुल 134 सीटें जीती हैं। फिर दूसरे नंबर पर आई बीजेपी। बीजेपी ने यहाँ पर 104 सीटें जीती हैं। फिर कांग्रेस आईएनसी ने टोटल यहाँ पर 9 सीटें जीती हैं और बाकी जो बच गई 3 वो निर्दलीय जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने जीता है। तो 250 वार्डों में से सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने जीता है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई है। तो मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं, इनको अंग्रेजी में सेंट्रल एशिया बोलते हैं। इनमें 5 देश आते हैं। एक तो है तुर्कमेनिस्तान, दूसरा है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो इन्हीं 5 देशों को सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोला जाता है। इनके साथ में भारत के संबंध काफ़ी बेहतर हैं और इसी साल आपको पता होगा भारत और मध्य एशिया के बीच में पहली बार लीडर्स का भी सम्मेलन हुआ था जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था जनवरी महीने में। तो उसी तरीके से हाल ही में भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बार बैठक हुई है और ये हुई है नई दिल्ली। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं यानी कि अजीत डोभाल, उनकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ है और बाकी जो 5 मध्य एशियाई देश हैं वहाँ के प्रतिनिधि भी आए थे। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो भारतीय मूल के एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहन मानसिंघानी। मोहन मानसिंघानी जो हैं ये एक फेमस बिजनेसमैन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ब्रिटेन के अंदर इनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिए गए इनकी सेवाओं के लिए हाल ही में इनको ब्रिटिश साम्राज्य का ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2018 से लेकर के 20 के दौरान भारत में मातृत्व मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है। मातृत्व मृत्यु दर को अंग्रेजी में कहा जाता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो या शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमएमआर। इसका मतलब होता है कि प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर कितनी माताओं की डेथ हो गई, उसी को बोला जाता है मातृत्व मृत्यु दर। तो भारत में प्रति 1 लाख अगर जीवित बच्चों का जन्म होता है तो उसमें 97 माताओं की डेथ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले ये ज़्यादा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014-16 में ये था 130, फिर धीरे धीरे घटते हुए 2017 से लेकर के 19 के बीच में था 103 और इस साल ये 100 से भी कम हो गया है 97। तो प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर भारत में 97 माताओं की डेथ हो जाती है। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि हानले लद्दाख। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हाल ही में एक बार फिर से न्यूज़ में आया था। तो लद्दाख के हानले में देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जाएगी। तो ये जो यहाँ का रीजन है ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लद्दाख में उसी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप लगाए जाएंगे जिससे तारों को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड है। तो इसके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति जो है इनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 1875 के अंदर स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चंस होंगे जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 देश को जीता है और कौन से राज्य की सरकार है जिसने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने दिसंबर के फर्स्ट वीक में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे करंट अफेयर्स के वो सारे हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि दिसंबर की 2nd वीक की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।